नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोत्रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूं। हम लोगों ने हमारे चौथे अध्याय का अध्ययन किया था, जिसका नाम था हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, काफ़ी मज़ेदार पार्ट था। हमने जब ये पढ़ा तो हमको काफ़ी हंसी आई। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो तो उच्चारण करना था, जो हम कर चुके हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए आप, मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी इनसे दिए हुए अव्यय पद है उनको चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ कुछ अव्यय पद दे रखे हैं, जैसे अलम। अलम का अर्थ है बस करना या मना करना। अंतः का अर्थ है अंदर। बही यानी होता है बाहर। अधः यानी होता है नीचे। और ऊपरी यानी होता है ऊपर। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर पहले ही भर चुका हूँ उसके उत्तर। देखिए आप, वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। देखिए मैंने ऊपरी क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि पेड़ के ऊपर बैठते हैं। खगा नहीं होता है पक्षी, तो पक्षी पेड़ के ऊपर बैठते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ऊपरी। फिर है विवादेन। विवादेन यानी विवाद करने से मना कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब विवाद मत करो। तो मत करो के लिए मैंने आपको बताया था अलम, यानी बस करो या मत करो, तो अलम लिखेंगे। तो अलम विवादेन यानी विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये अलम शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर आपको तृतीय विभक्ति देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी ये अलम शब्द आएगा वहाँ पर आपको तृतीय विभक्ति देखने को मिलेगी। यानी अलम शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे। उसी प्रकार से ऊपरी शब्द जहाँ पर आए, ये जो ऊपरी शब्द है ना, ये आए तो वहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वृक्ष के अंदर षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष शब्द के अंदर। फिर देखिए बही शब्द जहाँ पर आएगा, तीसरे में उत्तर है ना बही, वो देखिए वर्षा काले गृहात माँ गच्छ, यानी बही लिखा है ना, तो वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। तो जब वही शब्द आएगा वहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति लगानी है, इसलिए गृहात शब्द में पंचमी विभक्ति आई हुई है। तो वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। फिर है मंचस्य अधः श्रोतार उपृष्टा संति। तो ये अधः शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, इसलिए मंच से लिखा हुआ है। तो मंच के अधः यानी नीचे, श्रोतारः उपृष्टा संति यानी श्रोतार यानी सुनने वाले जो है श्रोता, वो बैठे हैं। फिर है छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। ये अंतः शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति आएगी। तो छात्र जो है वो विद्यालय के अंदर प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। तो बच्चों वापस देख लीजिए एक बार, मैं ऊपर जो ये मंजूषा दे रखी है ये वाली, ठीक है, तो इसके आधार पर बता रहा हूँ कि अलम के साथ आएगी हमेशा तृतीय विभक्ति, अंतः के साथ में आएगी षष्ठी, बही के साथ में आएगी पंचमी, अधः के साथ में षष्ठी और ऊपरी के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। अलम का अर्थ है बस करना या मना करना या मत करो। अंतः यानी अंदर, बही यानी बाहर, अधः यानी नीचे और ऊपरी यानी ऊपर। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि अशुद्ध पद को चुनकर हमको लिखना है। अशुद्ध पद जो है उनको चुनकर लिखना है। तो देखिए गमंती लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ यछंती, फिर है पृछंती और फिर है धावंती। तो बच्चों इसमें सबसे पहला ही पद जो है गमंती, वो अशुद्ध है। उसका कारण क्या है कि गमंती शब्द नहीं होता है, ये गच्छंती शब्द होता है। गम के साथ में हमेशा सिर्फ लिट लकार का प्रयोग करते हैं, इष्यति, इष्यतः, इष्यंती। तो यहाँ पे शब्द होना चाहिए था या तो गमिष्यंती होना चाहिए, या फिर गम की जगह यहाँ पे गच्छ शब्द लिख के गच्छंती होना चाहिए था। तो ये गमंती शब्द है, वो गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे उत्तर लिखेंगे गमंती। फिर देखिए रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेन। इसमें से हम अशुद्ध पद कैसे निकालेंगे? तो रामेण, सर्पेण और गजेन ये तीनों पुल्लिंग शब्द एक प्रकार से, और गृह जो है वो नपुंसकलिंग शब्द एक प्रकार से। ठीक है, इसलिए उत्तर लिखेंगे हम गृहम, गृहेण सॉरी। फिर देखिए लतया, मातया, रमया और निशया। तो ये माता जो शब्द है बीच में जो लिखा हुआ मातया, क्योंकि माता ऋकारांत शब्द है, माता है ऋकारांत शब्द, इसके शब्द रूप भी हमने किए थे, मातृ शब्द है ये। ठीक है, और इसकी जो तृतीय विभक्ति होती है, क्यों यहाँ पर सब तृतीय विभक्ति लगा रखी है, लतया, रमया, निशया, इसमें तृतीय विभक्ति है। मातया की माता की तृतीय विभक्ति होती है मात्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ मातया लिखा हुआ है, गलत है, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे जो अशुद्ध शब्द है वो है मातया। फिर देखिए लते, रमे, माते और प्रिय। तो लते, रमे और माते ये शब्द जो है वो सही है, और प्रिय शब्द है वो गलत है, क्योंकि प्रिय शब्द है ये
और इसमें तो आना चाहिए प्रियम शब्द, एक नॉर्मल सा शब्द है, एक प्रकार से अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिय इसका उत्तर। फिर है लिखती, गर्जती, फलती और सेवती। तो बच्चों ये जो लिखती, गर्जती और फलती है इसमें तो अति जुड़ेगा, ये है आत्मनेपदी, लेकिन परस्मैपदी है ये सेवती लास्ट वाला, इसमें अते जुड़ेगा, सेवते, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा सेवती। आगे देखिए अगला सवाल, चौथा सवाल, मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, यानी इनके समानार्थक पद जो है उनको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, प्रसन्नतायाः, चिकित्सकम, लब्ध्वा, शरीरस्य और दक्षः, ये लिखा हुआ है। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, प्राप्य का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना। तो लब्ध्वा जो शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ भी होता है प्राप्त करना। फिर कुशल, किसी कार्य के अंदर अच्छा होना, और दक्ष इसका भी अर्थ होता है किसी कार्य के अंदर अच्छा होना। फिर है हर्षस्य, खुशी, खुशी, तो इसी प्रकार से प्रसन्नता शब्द है वो भी खुशी का शब्द ही है, हर्ष या प्रसन्नता दोनों एक ही है। फिर है देहस्य, देह शब्द, देह यानी होता शरीर, और यहाँ पे देखिए शरीरस्य यानी पर्यायवाची शब्द हो गए, तो समानार्थक शब्द हो गए। फिर है वेद्यम, तो इसका हो जाएगा चिकित्सकम, वैद्य और चिकित्सक दोनों एक होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके समानार्थक शब्द जो है वो चुनकर लिख देंगे। अगला सवाल देखिए, आगे देखिए बच्चों, पांचवा सवाल, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी निम्न लिखे हुए प्रश्न जो है उनको उत्तर जो है आपको एक पद में लिखना है। तो उसमें क प्रश्न देखिए आप सबसे पहले, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वो है कति। मंचे का अर्थ होता है मंच पर, क्योंकि यहाँ पर लगा रखी है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो मंचे यानी हो गया मंच पर। कति का अर्थ है कितने, बाल कवयः यानी बाल कवि, बाल कवि। उपविष्टा, उपविष्टा का अर्थ है बैठे, और सन्ति यानी है, तो मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। तो कितने बाल कवि थे, 4, तो हम लिखेंगे चत्वारः यानी 4 बाल कवि। फिर है के कोलाहलम कुर्वन्ति, चिल्ला कौन रहे थे, तो नीचे बैठे बैठे कौन चिल्ला रहे थे, श्रोतागण चिल्ला रहे थे, वो जो है मतलब चाहते थे कि उनका जो शो है वो जल्दी शुरू हो जाए, तो वो चिल्ला रहे थे, तो श्रोतागण, तो इसका हो जाएगा श्रोतारः, तो के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसका, तो श्रोतारः इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, कम, कम यानी किसको, तो गजाधर यानी गजाधर, कम यानी किसको, उद्देश्य यानी उद्देशित करके, किसका नाम लेकर, किसको उद्देशित करके, काव्यम प्रस्तौति यानी काव्य प्रस्तुत करता है। तो किसका उद्देश्य, किसका नाम लेकर काव्य प्रस्तुत करता है, वेद्यम यानी वेद्य का, तो वेद्य को उद्देश्य करते वो काव्य जो है प्रस्तुत करता है। फिर देखिए घ प्रश्न, तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तो इसमें कस्य जो शब्द है, कस्य यह प्रश्नवाचक शब्द है, तो तुंदिल जो है वो किसके ऊपर हाथ फेरता है, हाथ घुमाता है, किसके ऊपर घुमाता है, तो उसकी बड़ी हुई तोंद के ऊपर, तो तुंदस्य ऊपरी यानी तोंद के ऊपर। फिर देखिए अंग प्रश्न, लोके पुनः पुनः कानी भवंती, तो कानी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, कानी जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, यानी लोके, लोके में देखिए आप सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो लोक शब्द है, और लोक में लगा देंगे हम में, तो लोक में पुनः पुनः यानी बार बार, कानी भवंती यानी क्या होता है, बार बार क्या होता है, तो शरीर जो है वो लोक में बार बार होता है। वैसे ये नहीं था, लेकिन जैसे हमने काव्य सुना था उसके आधार पर इसका उत्तर ये है कि इस लोक में शरीर जो है बार बार होता है। फिर देखिए च प्रश्न, किम कृत्वा घृतम पिबेत, किम यानी क्या, कृत्वा यानी करके, घृतम यानी घी, पिबेत यानी पीना चाहिए, तो क्या करके घी पीना चाहिए, तो उत्तर है ऋणम यानी ऋण करके घी पीना चाहिए। तो किम, किम जो है प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, और इसका उत्तर होगा ऋणम। आगे देखिए छठा सवाल, मंजूषात पदानी चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत, यानी ये जो दे रखे हैं इनमें से सब चुनकर कथा की पूर्ति करनी है।
देखिए सबसे पहले शब्द है नासिकायाम एव, यानी नासिका पर ही, नासिका पर ही। नासिकायाम इसमें है सप्तमी विभक्ति और एव यानी होता है ही, तो नासिका पर ही यानी नाक पर ही। फिर है वारम वारम यानी बार बार। फिर है खड़गेन, इसका अर्थ है तलवार जो होती है जिसको बोलते खड़ग, और उसके द्वारा, तलवार के द्वारा। फिर है दूरम, दूरम का अर्थ है दूर। मित्रता यानी मित्रता। मक्षिका यानी मक्खी। व्यजनेन यानी पंखे के द्वारा। उपाविशत यानी बैठी। छिन्ना यानी कटकर अलग हो जाना। सुप्त यानी सोया हुआ, और प्रिय यानी प्रिय। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हमने बहुत बार सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, और हम इसको संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसित। मैंने पहले आप खाली जगह यहाँ भर दी आपको समझाने के लिए। तो देखिए पुराने समय में एकस्य नृपस्य यानी एक नृप के या एक नृप का एक प्रिय वानर आसित, यानी एक प्रिय वानर था, एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्त आसित, एक दिन राजा, नृप यानी राजा, सुप्त आसित यानी सोया हुआ था, एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तब अविजित, और वानर जो है उसको व्यजनेन, व्यजनेन का अर्थ हो गया इससे पंखे से उसको हवा डाल रहा था, पंखे से उसको हवा डाल रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। तदेव, तदेव यानी उसी समय एका मक्षिका यानी एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम राजा के नाक पर उपाविशत यानी बैठ गई, राजा के नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवार्यति स्म, जैसे जैसे जो है वो वानर उसको बार बार व्यजनेन यानी पंखे से ताम निवार्यति उसको हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपस्थिति स्म, लेकिन उसके बाद में भी वो पुनः पुनः बार बार जो है वो राजा के नाक के ऊपर आकर बैठ रही थी। उपविष्टि स्म यानी बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में, अंत यानी अंत में, सह यानी वह मक्षिका को मारने के लिए तलवार से उसके ऊपर प्रहार किया। मक्षिका तो उड़ीय, मक्खी तो उड़ गई। दूरम गता यानी दूर चली गई, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा जो है उसकी नाक कट गई, राजा की नाक कटकर अलग हो गई। अतः अवोच्यते, इसलिए कहा जाता है मूर्ख जने सह मित्रता नोचिता, यानी मूर्ख लोगों के साथ मित्रता कभी भी उचित नहीं होती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी मूर्ख लोगों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसको वानर को ये बात पता नहीं थी कि तलवार से मक्खी थोड़ी मरेगी, मक्खी तो इतनी सी होती है, तलवार से तो राजा को ही लगने वाली है, क्योंकि वो वानर तो मूर्ख था, इसलिए उसे ये चीज़, ये दिमाग में ये आइडिया उसको आया नहीं, और उसने बिना कुछ सोचे समझे जो है वो तलवार से राजा के नाक के ऊपर प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई और राजा का नाक कट गया। तो उसकी मूर्खता के कारण राजा को अपना नाक गंवाना पड़ा, और राजा में मूर्खता की थी कि एक मूर्ख व्यक्ति के साथ में उसने दोस्ती की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। आगे देखिए अगला सवाल, अगला है 7वां सवाल। देखिए विलोम पदानी योज्यत, यानी विलोम पद है उनको मिलान करना है। तो अधः का अर्थ होता है नीचे, तो इसको मिलाएंगे ऊपर यानी ऊपर से, नीचे ऊपर, विलोम पद हो गया। अंतः यानी होता है अंदर, तो वही यानी होता है बाहर। दुर्बुद्धे है यानी दुर्बुद्धि, तो उसका हो जाएगा सुबुद्धे यानी सुबुद्धि। दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाला, और सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि वाला। फिर है उच्चय, उच्चय का हो जाएगा निश्चय, उच्चय का अर्थ है ऊंचा, और नीचे यानी नीचा। फिर है दुर्लभम, जो प्राप्त करने में बहुत ही कठिन हो, और सुलभम जो प्राप्त करने में आसान हो। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यातव्य में कुछ लिखा हुआ है, वो आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। अस्मिन् पाठे अधः अंतः बहिः नीचे पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति। इस पाठ में अधः अंतः बहिः
नीचे, पुनः, ये जो है बहुत सारे अव्यय पद दिए गए हैं। इनके अर्थ मैंने आपको बताया है, वापस देख लीजिए। अधः का अर्थ है नीचे, अंत यानी अंदर, बहि यानी बाहर, नीचे यानी नीचे, पुनः यानी वापस। तो ये सारे अव्यय पद यहाँ पे दे रखे हैं। ऐसाम त्रिषु लिंगेषु, यह जो है वो तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु यानी तीनों वचनों में, सर्वासु विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते, यानी इसके अंदर कभी भी कोई विकार पैदा नहीं होता है। हमने अव्यय को लेकर एक पूरा टॉपिक पढ़ा था बच्चों, जब हमने ग्रामर का अध्ययन किया था, व्याकरण का अध्ययन किया था 1 महीने, तब हमने अव्यय को लेकर एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा था। तो आप उसको समझने के लिए जो है उस टॉपिक को वापस पढ़ सकते हैं आप चाहिए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। जो तीनों लिंग में, सभी विभक्तियों में और वचन में जो है वो एक जैसा रहता है या जिसके अंदर विकार नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। तो ये भी आपको जो है ऐसे एज इट इज़ इसको लिखना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, होमवर्क के अंदर ये जो मैंने जितने सवाल आपको करवाए हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे होमवर्क के रूप में, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। धन्यवाद।